तो अपन आगे क्या पढ़ेंगे, अब अपन आगे पढ़ेंगे लेक्चर 4 है अपना, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि किस टाइप से अपन जो वेक्टर है उसका ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 बार प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट तो वैसे मैंने दिखा दिया था, 4 बार अभी देखते हैं। उसके साथ में अपन कोलिनियर पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं ये देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और बस यही करेंगे। और बस इसके बाद में अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये थोड़ा देखेंगे क्या है, उसके बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं ना, अपन आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी ये मैंने लास्ट टाइम वैसे करवा दिया था, बट ड्यू टू सम रीजन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा वापस इसको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ठीक है, ये देखेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया इन्होंने, सबसे पहले ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसा कर दिया। ठीक है, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको इसमें लिख दिया है इन्होंने। ये याद नहीं करना है ना, ये चीजें याद मत करना अभी के लिए, ये आप बस समझो कि ये ऐसे होता है। ये जब क्वेश्चन करेंगे अगर ये यूज होता है तो याद करेंगे, यूज नहीं होता तो याद नहीं करेंगे। हर चीज को याद नहीं करना है। और जैसे सपोज तुमको दिक्कत आ रही है, तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो इनिशियल स्टेजेस में मतलब पहले से 3 से 4 मंथ आप जैसे सपोज कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल करो। गूगल से भी नहीं मिल रहा तो आप अभी तो चैट जीपीटी चल रहा है, तो चैट जीपीटी से पूछो, है ना। अगर ये भी नहीं बता पा रहा तो आप फिर कोई क्लास वगैरह या फिर कोई टीचर के वीडियोस देखो, है ना। इस टाइप से करो, इस टाइप से आप थोड़ा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखो। एक थॉट प्रोसेस जैसे अपन का बन जाएगा, अपन फिर उसको सही करने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको करने के लिए इसको कर दिया इन्होंने आर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आर के इक्वल कर दिया, और तो ये हो गया ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर। ठीक है, अब इसको ए बी और आर वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, इसको फिर वापस अपन लिख सकते हैं आर ए बी। इसकी प्रॉपर्टी है, इसको लिख सकते हैं अपन, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ए डॉट बी इंटरचेंज हो सकता है ना, डॉट डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। उसके बाद में बी क्रॉस सी क्रॉस डी कर देंगे, डॉट क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ये मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। फिर यहाँ पे बी क्रॉस सी क्रॉस डी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पहले भी देखा था। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज अपने ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप समझे ये वाली चीज, इसको ऐसे लिखा। उसके बाद में ए का इसके साथ मल्टीप्लाई, ए का इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई बन गया, ये वाला मल्टीप्लाई बन गया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि अपन ने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, और इस तरह से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इन चारों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ डॉट की जगह क्या आ गया, क्रॉस आ गया, तो ये क्या क्रॉस। ठीक है, तो ये अपना हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लिखा है मैंने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ये हटता क्यों नहीं है? ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड डी वेक्टर 4 वेक्टर्स, देन देयर वेक्टर इज रिटर्न एज। इसमें वापस से अपन ने आर वेक्टर कर दिया, फिर आर को इस वाली प्रॉपर्टी से अपन ओपन कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखवा रखा है पहले से, अगर पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपने। फिर जैसे ही इसको अपन ऐसे लिख देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाला बन गया, और फिर इसको यहाँ पे अपन रख देंगे, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अपने बोला कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस डी वेक्टर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो ये वाली और ये वाली चीज है, इससे मैं क्या कंक्लूजन पे आया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस लाइज इन सी एंड डी, प्लेन ऑफ सी एंड डी। प्लेन ऑफ सी एंड डी में ये लाई करता है, क्या लाई करता है, अपना वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, अगेन फिर इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी करेंगे, ये आर के इक्वल हो जाएगा, ये आर के इक्वल हो गया। फिर इसको अपन आगे ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस अपन ऐसे रखेंगे, ये माइनस और ये फिर ये प्लस हो गया। फिर ठीक है, इसको फिर अपन आर को ओपन कर देंगे। ठीक है, ये आर को यहाँ पे रख के ओपन कर देंगे, इसको यहाँ पे रख दिया और ओपन कर दिया। ठीक है, वापस ये बन गया ए सी वेक्टर डी वेक्टर, इसको अपन ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपना क्या बन गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर लाइज इन ए एंड बी प्लेन। ठीक है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कंक्लूजन से। ठीक है, अपन 4 प्रोडक्ट ज्ञात कर रहे हैं क्या होता है ना, उसके हिसाब से। तो ये होता है, एक तो ये होता है इसका सॉल्यूशन, और एक ये वाला सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन सॉल्यूशन से, इस वाले सॉल्यूशन से तो ये वाले कंक्लूजन पाए, और इस वाले सॉल्यूशन से अपन इस वाले कंक्लूजन पाए। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और वैसे वैसे ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये लाइज इन सी और डी। एक तो सी और डी में भी लाई कर रहा है, और बी और ए में भी लाई कर रहा है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि बाय 1 and 2 वी कैन से दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी is a vector parallel to the line of intersecting of plane containing A B plane containing and plane containing C and D। तो ये कह रहा है कि इनका जस्ट सपोज इसका आंसर मैं मान लेता हूँ Z, तो ये Z वेक्टर जो है ये किसके पैरेलल होगा, ये दो प्लेन जो है ए बी और ये दूसरा प्लेन है अपना सी और डी, इनका जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, ए और बी और सी और डी का, उसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये अपना जेड पैरेलल, जेड वेक्टर। ओके, तो ये चीज अपनी यहां से आती है। ठीक है, ये चीज अपनी यहां से आती है। ओके, अब यहाँ पे अब चैप्टर 2 अपन पढ़ेंगे, तो ठीक है, तो चैप्टर 2 देखते हैं अपन, आगे का देखते हैं अपन, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हो गया। तो मैं वापस से एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जस्ट सपोज यहाँ पे ये ए और बी प्लेन है मेरे पास, ये सी और डी प्लेन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन है, सी वेक्टर और डी वेक्टर प्लेन है जस्ट सपोज। तो इनके जो बीच में ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल होगी, ये जेड वेक्टर की पैरेलल होगी। जैसे जेड वेक्टर मान लेते हैं कोई है, तो इसकी जेड वेक्टर के पैरेलल होगी। ठीक है, ये यहीं पे अपन ने इसको लिखा है।
ठीक है। अब यहाँ पे आगे का पढ़ते हैं। चैप्टर 2 आ गया अपना, 34 पेज नंबर। ये पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चैप्टर 2 है अपना। एक मिनट, इसको छोटा करो। कोलिनियर पैरेलल वेक्टर, इसको कोलिनियर पैरेलल वेक्टर आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में सेकंड चैप्टर नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसमें कोलिनियर पैरेलल वेक्टर बता देता हूँ। कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर। ओके, तो देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर्स ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइक वेक्टर, दूसरा होता है अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर होता है जो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कोलिनियर मतलब ये दोनों एक साथ है, बट ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और ये ऐसे और ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको अपन कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर, अब अनलाइक वेक्टर क्या होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ए वेक्टर इस साइड डायरेक्शन में और बी वेक्टर इसकी उल्टी डायरेक्शन में हो, तो अनलाइक वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल। और ये होता है एंटी पैरेलल, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल। ये हो गया एंटी पैरेलल अपना। ठीक है, इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, तो अब सुनो, मैंने जैसा बताया, जैसे सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं ए वेक्टर को डबल कर दूं तो क्या ये बी वेक्टर बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। ठीक है ना, ये सेम ही रख देते हैं। ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं कि अप्रोक्स ये और हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब इक्वली रख देते हैं, सेम हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, जब होती है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो लिख देते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, then we can write a vector as a vector equal to lambda b vector। ठीक है, ठीक है। और वेयर lambda इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे जो लैम्बडा है वो अपना कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये ए वेक्टर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये अपना बी वेक्टर है, बी वेक्टर ये अपना 2 सेंटीमीटर है। तो ये 1 2
3, ये 4 हो गए और ये 5वें में इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू 5 बी वेक्टर। तो लेमडा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लाइक और अनलाइक वेक्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अपन करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये शायद CSR का है, CSIR का है, कोई क्वेश्चन है, देखते क्या है। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा व्हेन ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 8i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 4k कैप। ये मैंने कहा है और मैंने क्या कहा, आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल है, तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ 4, बी ऑप्शन है -6, सी ऑप्शन अपना -12 और डी ऑप्शन अपना 1। मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और यहाँ पे b वेक्टर इक्वल टू आ गया 8i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये आ गया। तो सोचो, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा ए वेक्टर लिख सकता हूँ। तो बी वेक्टर क्या है, नहीं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर लिख सकता हूँ। नहीं, ऐसा लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ये लग रही है ना, बड़ा ये लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। या लिख देता हूँ, या वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, वो बस वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये अभी ये लेके चल रहे हैं। तो बी वेक्टर क्या है मेरा, 8i कैप लैम्बडा j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू लैम्बडा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब जैसे मुझे इन दोनों को सेम बनाना है ना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर करना है, तो कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 8 बनाना है, तो 4 से इंटू कर दूँ मैं, 4 से इंटू कर दूँ तो ये बन जाएगा, है ना, 2i कैप बे, जैसे ये वाला लैम्बडा नहीं, ये अलग लैम्बडा है, इसको मैं ओमेगा बोल देता हूँ। रुको, ये लैम्बडा अलग है और ये लैम्बडा अलग है, जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये लैम्बडा अलग है। रुको, इसको मैं ओमेगा बोल देता हूँ, डब्लू बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला डब्लू हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जैसे डब्ल्यू इक्वल टू 4 आ गई वैल्यू, तो -3i कैप प्लस k कैप। अब ये बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखना, 8i कैप माइनस 3 चौक 12 i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली और ये वाली भी सेम है, तो ये वाली भी सेम होगी, तो लैम्बडा इक्वल टू आ गया -12। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा अपना। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये CSR नेट में क्वेश्चन आ रखा है, इस वजह से मैंने ये करवाया, और ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है,
अब थोड़ी सी और 2-3 चीजें देख लेते हैं। क्या है? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ये आगे बुक में भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं करवा देता हूँ क्योंकि अभी नोट्स में मैंने कर रखे हैं। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें ये कहा जाता है कि एक वेक्टर को अपन उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। क्या है कि किसी भी वेक्टर ए को अपन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे चंक्स में लिख सकते हैं। ए वेक्टर को मैं अलग अलग छोटे छोटे भागों में तोड़ के लिख सकता हूँ। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। मतलब मेरे को एक साथ पूरे वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक चीज थी। इसमें क्या होता है कि जैसे साई वेक्टर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 फाई वेक्टर प्लस C2। अब ये देखो, ये थोड़ा क्वांटम वाला सिंबल है, इसको कैट बोलते हैं। ये होता है ब्रा, ये होता है केट, ये बनता है ब्राकेट, ब्रैकेट भी बोलते हैं। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, प्लस डॉट 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 एन कैप तक लिख सकते हैं। और ये अपना जो होता है ना, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे अगर ये इसमें फाई होगा तो ये ब्रा फाई होगा, ब्रा फाई। और ये हो गया तो ब्रा नहीं, केट फाई, इसको फाई बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का नोटेशन है, डिराक नोटेशन कहते हैं इसको। हाँ, डिराक नोटेशन ही तो है। हाँ, मैं गलत बोल सकता हूँ कहीं पे, बट आई थिंक ये डिराक नोटेशन ही है। तो ये ब्रा और केट, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वेक्टर मानो अभी के लिए कि ये वेक्टर है। तो ये इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने ये एक लिया है, मैंने वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस अपनी, एक्स, ये है वाई एक्सेस मान लो। ठीक है, यहाँ पे सी मान लो। ठीक है, सी हो गया, और यहाँ पे सी वेक्टर हो गया। ये मान लो ए बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर मान लो यहाँ पे। ठीक है, विद सम लेंथ, यहाँ पे ये मान लो लेंथ, और इसमें ये लेंथ मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि सब, जैसे कोई ये सी है और ये बी कैप है और ये ए कैप है। ठीक है, ये बी कैप, और यहाँ पे ये ए कैप मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक कैप यहाँ पे है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? सी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर। इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट एक बार मैं थोड़ा सा इसकी वो लिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखा देता हूँ, है ना। तो सिंपल है, आप इतना इसमें वो मत सोचो। इसमें बस ऐसा है कि एक वेक्टर जो होता है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बस ये चीज़ समझो कि उसको अलग अलग टुकड़ों में लिख सकते हैं, और ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है।
इसको आप नॉर्मली याद भी कर सकते हो, याद रखो तो ठीक, ना रखो तो ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए, लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका लिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये वाली चीज आगे अभी थोड़ी सी काम आएगी, ये वाली चीज, इसलिए मैंने ये इसको लिखा है। तो सपोज वी हैव v1 v2 v3 dot vn, these are vectors and lambda1 lambda2 lambda3 dot lambda5 are scalars. Then linear combination of C vector is lambda1 v1 plus lambda2 v2 plus lambda3 v3 plus lambda4 v4 plus dot plus lambda n vn, यहाँ पे भी n होगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? ठीक है, इफ v1 v2 v3 dot vn are vectors and lambda1 lambda2 lambda3 dot lambda n are scalars, and if the linear combination lambda1 v1 plus lambda2 v2 plus lambda3 v3 plus dot plus lambda n vn equal to 0, then we can say that v1 v2 v3 vn are linearly independent vector. Linearly independent vectors. अब इसका क्या मतलब है? जस्ट सपोज मैंने यहाँ 4a प्लस 5b लिखा है और इसकी वैल्यू मैंने 0 लिखी है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये वाली वैल्यू भी 0 है, ये वाली वैल्यू भी 0 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि a इक्वल टू b होगा। देखो, पहली चीज तो ये होती है a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0, तो ये 0 जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये माइनस ये हो जाए। ठीक है, ये कोई क्वांटिटी ऐसी बने जिसकी वजह से ये वाली क्वांटिटी भी 0 हो जाए, तो ये जरूरी नहीं a इक्वल टू b हो, ये a नॉट इक्वल टू b भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे इसने कहा है कि a जो है वो b पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये a जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली 0 है, b भी इंडिपेंडेंटली 0 है। ये चीज तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में अपन बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं जो वेक्टर्स हैं
वो डिपेंड नहीं करेंगे आपस में। मतलब v1 वेक्टर जो है उसको मैं v2 वेक्टर नहीं लिख सकता। ठीक है, ठीक है, v2 वेक्टर नहीं लिख सकता। इसका मतलब लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू जीरो हो गया, और ये दोनों इक्वल टू जीरो नहीं होंगे क्योंकि वेक्टर अगर जीरो हो जाएगा तो सेंस नहीं बनता। लेमडा वन और लेमडा टू इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आप और भी इजीली समझ पाओगे। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, लेट a vector and b vector be two vectors, then linear combination, c vector equal to lambda 1 a vector प्लस lambda 2 b vector। ठीक है, ये हो गया। और मैंने क्या बोला कि इफ c vector is linearly independent, देन क्या होगा, क्या होगा, मैं लिखूंगा a वेक्टर प्लस लैम्डा टू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब a वेक्टर और b वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो लैम्डा वन और लैम्डा टू जीरो होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन जो आएगी, इसी कंडीशन में ये चीज सेटिस्फाई होगी, वरना ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इफ देन वुड बी ये जीरो, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा, इफ सी वेक्टर देन लैम्डा इक्वल टू जीरो, दैट इज नहीं, दैट इज लिखना था ना यार, दैट इज हैपन if and only if and only if it satisfy this condition, ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज बन गई। इफ सी वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन लैम्डा वन a वेक्टर प्लस लैम्डा टू b वेक्टर इक्वल टू जीरो, दैट इज a वेक्टर comma b वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, happen that is a vector not equal to zero only happen when, only happen that is, and if, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा देते हैं अपन, if and only if lambda वन एंड lambda टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे कंडीशन बन गई कि ये लैम्डा जो वेक्टर जो है, वेक्टर जीरो नहीं होगा कभी। क्या जीरो होगा, इनके साथ में जो लगा हुआ है कांस्टेंट वो जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जस्ट सपोज ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो मैं ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 5 8 वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लैम्डा वन तो अपना एक है और लैम्डा टू क्या है, अपना 5 है। तो ये वेक्टर्स क्या हुए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आया, ये भी एक एग्जांपल है वैसे, ये भी एक एग्जांपल लिख देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये लैम्डा वन और लैम्डा टू कोई क्वांटिटी बन रही है, इसकी वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए यहाँ पे पैरेलल होने पर।
सो मैं यहाँ पे कंक्लूजन पे क्या आ सकता हूँ, इस पूरी अपने जो बात की कोलिनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोलिनियर से लगा के यहाँ तक का क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का जो अपन ने अभी इतनी देर कर रहे हैं। तो पहली चीज क्या करते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो, तो ये क्या बनेगा अपना, लीनियरली डिपेंडेंट, जो यहां पे मैंने लिखा है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, ए वेक्टर नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये समझ में आया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब λ1 और λ2 की वैल्यू 0 होगी और इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। थर्ड कंक्लूजन वापस इसी चीज का है ना, इसी के ऊपर का है कि ये होगा ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 तब क्या होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इन दोनों का तो क्या हो गया, ये जैसे सपोज इसका आया डी वेक्टर आया ए वेक्टर, तो डी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया, बी का भी पैरेलल है और सी का भी पैरेलल है, डी वेक्टर जो है नहीं पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, और डी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके, सी वेक्टर के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन, और वो मेरा 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 आ गया मतलब ये ए वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल टू डी वेक्टर, इसके पैरेलल है तो मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी वेक्टर, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर हो गया तो लीनियरली परपेंडिकुलर हो गया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, समझ में आया, लीनियरली डिपेंडेंट क्यों होगा, ये वेक्टर डी वेक्टर हो गया, उसकी वैल्यू 0 आ रही है मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, तो मुझे भी कंफ्यूजन कर दिया, रुको एक बार देखते हैं, जब भी फंसे ना तो ऐसे देख सकते हैं, सी इक्वल टू 0 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, because the non-trivial solution all the coefficient the linearly dependent, मैंने गलत बता दिया, सॉरी ये गलत हो गया पूरा, ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कैसे होगा एक बार रुको, ये इक्वल टू 0 होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो डी वेक्टर मिलेगा, तो डी वेक्टर इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा क्योंकि ये दोनों के ऐसे जाता है ना,
साइन थीटा है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा होता है, और ये इन दोनों के पैरेलल ही होता है। सही है, पैरेलल तो सही है, नहीं परपेंडिकुलर तो सही है, तो इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या पैरेलल हो जाएंगे, बी वेक्टर तो रुको यार, एक बार मैं चेक करूंगा, अब तो मुझे भी नहीं समझ, चैट जीपीटी करता है, रुको। ए बी सी इक्वल टू 0 is linearly dependent y. Explain by geometry. A B cross C is equal to D, then D is perpendicular to B and C. So if B cross C is D and D dot A is 0, then y y A B C are linearly dependent. Product represents the volume parallel formed by a vector A. If volume is not equal to value, the vector are linearly independent. अच्छा, ओहो हो, अरे 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 अरे, सही था मेरा, डिपेंडेंट ही आता। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ए डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 90 है ना, कोस है ना यहाँ पे, कोस थीटा है ना, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये पैरेलल है डी वेक्टर के, तो अगर डी वेक्टर के पैरेलल है तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, तो पैरेलल किसके हो जाएगा, बी वेक्टर के, एंड ए वेक्टर पैरेलल किसके हो जाएगा, सी वेक्टर के, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट ही होगा। अरे यार, कितना माइंड ब्लोइंग चीज कर दी मैंने, खुद ने खुद के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। देखो सिंपल है, फिर से देखो, कंफ्यूज मत होना, अभी मैं वापस दिखाता हूँ मैंने क्या गलती की थी, कोई कंफ्यूज हो रहा तो मत हो, मैं बताता हूँ क्या गलती की मैंने।
देखो जस्ट सपोज मान लेते हैं बी क्रॉस सी वेक्टर जो है डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के भी। अब मैंने इसका वैल्यू आ गया ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, जीरो यहाँ से देख रहा हूँ ना, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी डी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो थीटा इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री है यहाँ पे। सो अब 90 डिग्री है मतलब ए परपेंडिकुलर किसके, डी वेक्टर के। अब ए डी वेक्टर, जैसे सपोज ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अब डी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर क्या है, ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये जैसे सपोज मान लो सी वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो ये दोनों के क्या आ गया, पैरेलल। और जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और इसका उल्टा कर देंगे, ये नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ये 90 नहीं है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये जो चीज आती है तो ये क्या हो जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत चीज बता दी इनिशियल में, अब मैंने सही बताया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से बताया, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझने लायक थी। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसका, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ एक सिंपल सा। क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सपोज i माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप कॉमा 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप, और थर्ड चीज है 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस k कैप आर इन लीनियरली इंडिपेंडेंट और linearly dependent where a b c equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन पूछा है तो अपन क्या करेंगे, इनका ये वाली चीज है, इसको ही लेंगे। इसको क्या करेंगे, ए बी सी, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आई जे के है ना, तो 1 माइनस 3 2 2 माइनस 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब ये पूछा ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो अगर ए बी सी इक्वल टू जीरो आया तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो आया तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये दोनों याद रखने हैं। तो करते हैं सबसे पहले 1 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 2 2 3 माइनस 4 2 लिखते हैं इसको, 4 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस 12 क्या होगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 होगा ना, एक ही बचेगा, प्लस 4 16 16 32, तो ये कहता है हो गया 9 9 और ये कितना हो गया
41, तो 41 हो गया अपना आंसर। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो A, B, C is linearly independent। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक वेक्टर का थोड़ा सा लीनियरली, थोड़ा सा अलग चीज है बट थोड़ी सी फिर भी देखो। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन, गिवन द vectors u1 equal to 1 to 1, u2 equal to 3 minus 5 1, u3 equal to 2 4 minus 8 and u4 equal to 3 6 12। ठीक है, ये अपन को 4 वेक्टर दिए इज लीनियरली डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर इज ठीक है, ये लिखना u1 u2, बी अपना लिखा है u1 u3, सी लिखा है अपना u1 u4 और डी लिखा है अपना u3 u4। सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, लीनियरली पेयर बना। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, ली डिपेंडेंट क्या है, इसका क्या मतलब होता है, लीनियर डिपेंडेंट मतलब होता है ए पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका क्या मतलब होता है, ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर के रूप में मैं लिख सकता हूँ। और क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है ए बी अगर 3 हो तो सी इक्वल टू 0 होता है। अब देखो दो दो का पेयर पूछा है तो इसमें 3 आ रहे हैं, तो ये वाले यूज नहीं करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये तीनों 0 इस वजह से है कि तीनों पैरेलल है। ठीक है, अब सबसे पहले u1 इक्वल टू u2 पैरेलल है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे। u1 इक्वल टू लैम्डा u2 लिख सकता हूँ क्या मैं, ये वाला देखते हैं। u1 इक्वल टू u2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्योंकि ये आ ही नहीं रहा, तो कैन नॉट राइट, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं क्या हो गया, u1 u3 को लिख सकते हैं क्या, देखो u1 u3 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने गलत लिख दिया, -12 है। देखो अब u1 यार, ये है अपना u1 पैरेलल u3 है क्या पैरेलल। अब u1 देखो, u1 इक्वल टू लैम्डा u3 लिख सकता है, कैन नॉट राइट, नहीं लिख सकता है। देखो एक बार u1 कहाँ है और u3 कहाँ है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको किसी भी चीज से इंटू करो, -1 से भी इंटू करा लो, 2 से इंटू करा लो, किसी से भी, इसमें ये नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है अपना, u1 u4 क्या बोल रहा है, u1 u4, u1 पैरेलल u4, u1 इक्वल टू लैम्डा u4 लिख सकते हैं। देखो u1 1 2 1 1 2 1 और 1 3 1 6 नहीं 3 6 -12 माइनस आ रहा है, इसमें माइनस है, कहीं माइनस नहीं है, तो इसको भी कैन नॉट राइट, ये भी इसको नहीं लिख सकते।
डी देखते हैं, डी में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है। तो ये तीनों तो पहले क्रॉस हो गए, ये भी एक बार देख लेते हैं। U3 U4, U3 पैरेलल U4, U4 तो U3 U4 लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, ये मेरे को लिख के देखते हैं। तो U3 क्या है अपना 2 4 -8 इक्वल टू लैम्डा 3 6 12 6 और -12। देखो माइनस वाली टर्म तो सेम आ रही है, ठीक है। अब क्या इसको लिख सकते हैं? इसको मैं 2 बार निकाल लेता हूँ इसके, 1 2 3 चौक 12 हो गया ना, नहीं 4 -4 टू 3 लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 2, यहाँ पे -4 लिख सकता हूँ। इसमें लिख सकते थे, इन तीनों में नहीं लिख सकते थे, ठीक है, ये वाली चीज, क्योंकि माइनस ही नहीं आ रहा था, इनमें लिख आ रहा माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 2 -4 इक्वल टू लैम्डा, जैसे लैम्डा इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 3/2 हो गया, 1 2 -4। तो ये दोनों इक्वल इस टाइप से है, मतलब U3 इक्वल टू लैम्डा U4 में लिख सकता हूँ, समझ रहे हो? तो इस टाइप से ये दोनों आपस में डिपेंड कर रही है, ठीक है। U3 इक्वल टू लैम्डा U4, नहीं इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको कॉमन नहीं लेना, इंटू कर दो ना, इंटू 3 कर दो और इंटू 2 कर दो, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर इंटू करेंगे तो ये 2 2 4 -8 3 6 -12, ये इंटू करो इसको एक बार, इंटू करोगे तो क्या होगा? सेम आ जाएगी साइड, ये करेंगे 3 दूनी 6 3 चौक 12, 8 के बाद दूसरा 8 24 24 माइनस इक्वल टू आ जाएगा 6 6 दूनी 12 24। देखो दोनों इक्वल आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 -8 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2/3 3 6 12 माइनस, तो लेमडा क्या आ गया 2/3। पहली वाली जो की थी ना, वो एनालॉजी भले ही सही हो, एनालॉजी भले ही ऐसे ठीक हो, मतलब ठीक ठाक समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, बट वो राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को लेमडा की वैल्यू पूछ लेते तो मैं क्या लिख के आता 3/2, जो कि गलत हो जाती है ना, पहला जो मैंने लिखा था उससे। तो ये राइट होगा इसमें, फिर ये वाला ये चीज राइट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन राइट हो गया अपना नाउ, ठीक है, ये अपना हो गया। अब आगे अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरी नोट्स के हिसाब से, बट बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, HK दास बुक, ओके।